नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स बढ़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। विद्यार्थियों, हमने अंतिम कक्षा में क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में चर्चा की थी। उसके अंदर हमने इसके व्यापक रूप के बारे में चर्चा की। व्यापक रूप से हमने सीखा था, क्या सीखा था भाई? हमने सीखा था कि बिना समीकरण को हल करे कैसे हम समीकरणों के मूलों की प्रकृति को बता सकते हैं कि इसके मूल विद्यमान है या नहीं है। उसके बाद हमने इसको हल करने की ग्राफीय विधि के बारे में चर्चा की और आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, हमें पता है आपके एग्जाम धीरे करके बहुत नजदीक आ जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आप अभी से बोर्ड के लिए, जो बोर्ड एग्जाम होती है उनके लिए अभी से अच्छे से प्रिपेयर रहें। हम यहाँ पर किस तरह से बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में भी चर्चा करते हैं, ताकि आप एग्जाम्स के अंदर बेहतरीन परफॉर्म कर सकें। विद्यार्थियों, आप अपने साथियों के साथ वीडियो को भी साझा कीजिए ताकि वे भी अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, वो जो पहला प्रश्न है वो प्रश्न संख्या 4। अभी हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 को हल कर रहे हैं। उसमें 3 प्रश्न हम कर चुके हैं। आज हम प्रश्न संख्या 4 के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो, प्रश्न संख्या जो 4 है वो क्या कहता है? प्रश्न संख्या जो 4 है वो क्या कहता है कि निम्नरेखिक समीकरणों के युग्मों में कौन से युग्म असंगत हैं या संगत हैं, और यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। देखो, हमने लास्ट कक्षा में चर्चा की थी और 3 ऐसी बातों के बारे में चर्चा की थी जिसमें a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 हो। तो इस स्थिति में क्या होगा? समीकरणों के वास्तविक हल विद्यमान होंगे और समीकरण कैसे होंगे? संगत प्रकार के होंगे। दूसरी बात हमने की थी कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो। तो इस स्थिति में समीकरणों के अनंत हल विद्यमान होंगे और समीकरण निकाय क्या होगा? संगत होगा। फिर तीसरी स्थिति के बारे में हमने चर्चा की थी कि a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो। तो इस स्थिति में समीकरण के हल ज्ञात नहीं किए जा सकते और निकाय कैसा है? असंगत है। उन्हीं बातों को हम इन प्रश्नों के अंदर वापस से आगे बढ़ाते हैं। तो देखो, जो पहला प्रश्न है आपके पास, पहला प्रश्न है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और जो दूसरा समीकरण है 2x प्लस 2y और इज इक्वल टू 10, ये आपके पास दूसरा समीकरण। सबसे पहले तो हम ये ज्ञात करें कि जो समीकरण निकाय हमें दिया गया है वो संगत है या नहीं है। अगर वो संगत नहीं है तो फिर क्या होगा? उसके हल ज्ञात नहीं किए जा सकते। दूसरी बात, यदि निकाय संगत है तो फिर उसके हल हमें क्या करने हैं? ज्ञात करने हैं। अब संगत और असंगत को कैसे निकाले भाई? तो सबसे पहले मैंने लास्ट कक्षा में आपको बताया था कि सबसे पहले इन समीकरणों का जो आपको प्रश्न में दे रखी है, इसका क्या करेंगे? हम व्यापक रूप से तुलना करेंगे। तो सबसे पहले आपको व्यापक रूप पता होना चाहिए। क्या होता है? देखो, क्या होता है? रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। व्यापक रूप हम लिखेंगे। क्या होता है बताओ? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। फिर देखो, a2x प्लस a सॉरी b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये क्या है? आपका रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। अब क्या करने वाले हैं हम? जो समीकरण हमें दे रखी है उसकी तुलना करेंगे किससे? व्यापक रूप से। तो पहले मैं आपको बता दूं, ये जो समीकरण का जो व्यापक रूप है, इसमें बराबर के उधर दूसरे साइड क्या होता है?
शून्य होता है, और जो आपकी समीकरण आपको दे रखी है उसमें बराबर के दूसरी तरफ क्या दे रखे हैं, अचर पद दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम इन समीकरणों को थोड़ा सा मॉडिफाई करके व्यापक रूप की तरह लिख लेते हैं। देखो पहला जो समीकरण है आपका x प्लस वाई, ये 5 बराबर के उधर है, जब इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस की राशि किस में बदल जाती है, माइनस में बदल जाएगी, और बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा। इसी तरह दूसरे समीकरण की बात करें तो ये 2x प्लस 2y, और ये 10 उधर प्लस के हैं, जब बराबर के इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, और उधर क्या बचेगा भाई, शून्य बचेगा। तो आपके समीकरण इस प्रकार से आ जाते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, जो समीकरण हमें दिए हुए हैं, जो प्रश्न में दिए हुए हैं, उनकी तुलना व्यापक समीकरण से करेंगे और a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान प्राप्त करते हैं। देखो कैसे हम लिखते हैं, यहाँ पर a1 a2 b1 b2 c1 और c2। ठीक है, इनके मान कैसे निकालेंगे, देखो पहले समीकरण हम इसको मान लेते हैं, तो x का गुणांक, यहाँ x का गुणांक कितना है, 1 है साहब। b1 क्या है, y का गुणांक क्या है, y का गुणांक क्या है, 1 है। c1 क्या है, अचर पद है पहले समीकरण का, और यहाँ पर c1 का मान कितना है, -5 है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक इसी तरह हम दूसरे समीकरण के लिए तुलना करेंगे, और ये रहा आपका दूसरा समीकरण, और इससे तुलना हम करने वाले हैं। यहाँ देखो x का गुणांक 2 है, यहाँ x का गुणांक a2 है, इसका मतलब a2 का मान कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। a2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ b2 जो है ये y का गुणांक है, और y का गुणांक यहाँ पर कितना है बताओ, +2। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, बिल्कुल इजी है। जो दूसरा समीकरण है उसमें अचर पद क्या है, C2 है, और हमारे पास जो दूसरा समीकरण है उसके अंदर अचर पद कितना है, -10 है। तो C2 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर -10 हो जाएंगे। यहाँ क्या कर लिया हमने, a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान तुलना करके हमने निकाल लिए। इसके बाद जो प्रोसेस होती है उसमें हम a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 करके देखते हैं। देखो मैं यहाँ करता हूँ, a1 अपॉन a2 बराबर क्या हो जाएगा, a1 का मान कितना है 1, और a2 का मान कितना है 2, 1/2 है, इससे ज्यादा ये हल नहीं हो सकता। यानी a1 अपॉन a2 का मान कितना हो गया, 1/2 हो गया। फिर बात करें हम b1 अपॉन b2 की, तो देखो b1 का मान 1 है, और b2 का मान भी कितना है, 2 है। इसके यानी कि b1 अपॉन b2 का मान भी कितना हो गया, यहाँ पर 1/2 हो गया। फिर क्या करेंगे हम, C1 अपॉन C2 करें, तो देखो C1 अपॉन C2 कितना है, -5 बटे -10, ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, ये 5 से एक बार कैंसिल, ये 5 से 2 बार कैंसिल, यानी C1 अपॉन C2 का मान कितना आ गया, यहाँ पर 1/2 आ गया। तो देखो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो a1 अपॉन a2 का मान है, जो b1 अपॉन b2 का मान है, वही मान किसका है, c1 अपॉन c2 का आ जाता है। इस स्थिति में हमने कल चर्चा की थी कि यदि यदि आपके पास a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 हो तो क्या करेंगे आप बताओ। इस स्थिति में क्या होता है कि सर इस स्थिति में क्या होगा कि समीकरण युग्म के क्या होंगे, अनंत हल विद्यमान होंगे, अनंत हल विद्यमान होंगे, विद्यमान होंगे। और क्या कह सकते हैं हम बताओ, और कह सकते हैं कि सर इस स्थिति में जो दोनों रेखाएं हैं, रेखाएं कैसी होगी सर, समपाती होगी। कैसी होगी, समपाती होगी। अगर ये दोनों स्थितियां बनती हैं तो इस स्थिति में हम बोलेंगे कि जो निकाय हैं, जो रेखाओं का निकाय है, जो समीकरण युग्म है, वो कैसा है, संगत है। कैसा है, संगत है, संगत है। अब संगत है तो साहब आपको उत्तर बताने पड़ेंगे। ठीक है, उत्तर बताने पड़ेंगे तो आपको हल करना पड़ेगा, और हल करना है किससे, ग्राफिकल मेथड से, क्योंकि प्रश्न में कह रखा है। तो हम यहाँ पर बात करें, हम पहले भी ग्राफीय विधि से प्रश्नों को हल कर चुके हैं। क्या करेंगे, पहली समीकरण से 2 बिंदु निकालेंगे,
फिर दूसरी समीकरण से भी दो बिंदु निकालेंगे और दोनों रेखाओं को ग्राफ पर आरोपित करेंगे। उसके पश्चात क्या करने वाले हैं, उत्तर हमें प्राप्त हो जाएगा। फिर देखो संगत है तो हम क्या करें, ग्राफीय विधि से हल, ग्राफीय विधि से हल करने वाले हैं। बताओ ग्राफीय विधि से हल करेंगे तो क्या करेंगे, समीकरण एक से क्या करेंगे, समीकरण एक से। और समीकरण एक क्या है आपके पास, बताओ समीकरण एक है आपके पास x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। क्या है, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये हो गया x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहां पर हम एक टेबल बना लेंगे, ठीक है। और टेबल में क्या करेंगे, एक बार x का मान एक बार y का मान और दो बिंदु हम प्राप्त कर लेंगे। तो देखो यहां पर अगर मैं y बराबर 0 कर दूं, क्या कर दूं, y बराबर अगर मैं 0 कर देता हूं तो ये मान क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा शून्य हो जाएगा। और x माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा, 0, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर आप चाहो तो हल कर सकते हो, कैसे, देखो x y का मान क्या लिया मैंने 0, तो x प्लस 0 माइनस 5 बराबर क्या है 0, यानी x माइनस 5 बराबर क्या है 0, यानी x बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। यानी y बराबर 0 करने पर x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है एग्जाम के अंदर। फिर देखो क्या करेंगे हम, अब नेक्स्ट बिंदु की बात करें। अभी हमने y बराबर 0 किया, अगर हम x बराबर 0 कर लें, बताओ x बराबर अगर हम 0 कर लें, ये x का मान 0 हो गया, यानी ये पूरा का पूरा मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहां से y का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बताओ दो बिंदु प्राप्त हुए कि नहीं हुए आपको, बिल्कुल सर दो बिंदु हमें प्राप्त हो चुके हैं, ठीक है। इसी तरह समीकरण दो से आप चाहो तो यहां लिख सकते हैं समीकरण ए से एक से प्राप्त बिंदु, समीकरण एक से प्राप्त बिंदु क्या लिखेंगे, ए हो जाएगा आपका 5,0 और एक हो जाएगा बी 0,5, ठीक है। अब इसी प्रकार समीकरण दो की बात करेंगे तो बताओ समीकरण दो क्या थी आपके पास, समीकरण दो इक्वेशन दो से, इक्वेशन दो थी आपके पास 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, यही थी समीकरण दो। अब इसमें भी x के मान रखेंगे और y के मान रखेंगे और दो बिंदु हम प्राप्त करेंगे। तो वापस से हम क्या कर लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गई आपकी टेबल x और y, और दो जगह हम यहाँ पर मान प्राप्त करने वाले हैं। तो पहला मान अगर हम देखें, हमें ऐसी संख्याएं चूज करनी है जिनसे हमें पूर्णांक प्राप्त हो, क्या प्राप्त हो, पूर्णांक प्राप्त हो। अगर पूर्णांक प्राप्त नहीं होगा, भिन्न में संख्या आ गई तो हमें ग्राफ पर बिंदु लगाने में दिक्कत आएगी। तो देखो मैं सबसे पहले एक से शुरुआत करूं, अगर मैं y का मान एक रख देता हूं, कितना रख देता हूं, देखो 2x प्लस 2 इंटू एक माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये हो गया 2x प्लस ये हो गया 2 माइनस 10 बराबर 0। इसको करूंगा मैं 2x, ये हो गया माइनस के 8 बराबर 0, और यहां से x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। आपको यह काम कॉपी में लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहे तो सीधा रख सकते हैं। क्या रखा मैंने, जब मैंने y बराबर 1 रखा तो x का मान कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। इसको मिटा देता हूं मैं। अब बात आती है दूसरे बिंदु के लिए, क्या करेंगे, दूसरा बिंदु भी इसी तरह ज्ञात करेंगे। तो बताओ इस बार में y का मान क्या रख, सर इस बार में y का मान 4 रख के देख लेता हूं, क्योंकि x का मान कितना है, 4 आया। तो बताओ अगर मैं 2x प्लस 2 इंटू 4, y बराबर कितना हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, माइनस के 10 इज इक्वल टू 0, और इसको हल करूं मैं तो देखो 4 दूआ 8 और माइनस के 2 हो गए, है ना। 4 दूआ 8 प्लस के और माइनस के 10, यानी कितने हो गए, माइनस के 2 हो गए। माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, और इस 2 का भाग लगेगा तो x का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी y बराबर 4 पर x का मान कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम, इससे प्राप्त दो बिंदु लिख लेंगे, क्या है बताओ, समीकरण दो से, समीकरण दो से प्राप्त बिंदु, बिंदु कौन कौन से हो गए, एक को मैं सी मान लेता हूं 4,1,
और एक को मैं डी मान लेता हूं, कितना 1,4 हो गया। अब क्या करेंगे, ग्राफ पर बिंदु ए बी सी डी को निरूपित करेंगे और रेखाएं खींचेंगे। तो हम लिख देंगे इसके पश्चात ग्राफ पर क्या करने वाले हैं, बिंदु ए बी सी व डी को निरूपित कर दोनों रेखाएं खींचने पर या बनाने पर क्या होता है, देखो क्या होता है। पहले हम बिंदु देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहले बिंदु है अपने 5,0 और एक है 0,5। दूसरे जो समीकरण के लिए बिंदु हैं 4,1 और 1,4। ठीक है, हम चलते हैं ग्राफ की ओर और इस तरह का हमारा ग्राफ होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम बिंदु लगाएंगे साहब, क्या करेंगे, बिंदु लगाएंगे। और बिंदु के बारे में बात करें हम, तो पहला बिंदु था हमारा 5,0 यानी x का मान 5 और y का मान 0, यानी x का मान 5 तो ये रहा, y का मान 0 कहां होता है, पूरे के पूरे x एक्स पर y का मान क्या होता है, 0 होता है। तो ये हो गया आपका 5,0 हो गया। ठीक है, अब अगले बिंदु की बात करें, अगले बिंदु था आपका 0,5 यानी x का मान 0 है और पूरे पूरे y अक्ष पर x का मान क्या होता है, 0 होता है और इस पर y का मान 5 कहां है, ये रहा। दो बिंदु हो गए आपके। इन दोनों बिंदुओं से पहले हम एक रेखा बना लेते हैं। ठीक है, हम रेखा की बात करें, किसकी बात करें, रेखा की। ये हो गई आपकी रेखा। अब देखो मैं रेखा का कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। ये हो गई आपकी पहली रेखा। ठीक है, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देते हैं ताकि ये अच्छे से दिखे आपको, है ना। इसको थोड़ा सा मोटा भी कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से नजर आए। ठीक है, अब अच्छे से नजर आ रही होगी आपको। ये जो पहली रेखा है ये ए बी रेखा है। कौन सी रेखा है ये बिंदु ए हो गया, ये बिंदु बी हो गया, ये बिंदु ए है और ए के निर्देशांक के 5,0, ये बिंदु बी है और ये है 0,5। अब बात करते हैं हम दूसरी समीकरण के लिए। और दूसरी समीकरण के लिए देखो पहला बिंदु था कौन सा, 4,1। तो x का मान कितना है, 4 ये रहा सर, और y का मान 1 ये रहा, यानी ये दोनों जहां मिलते हैं ये यहां पर एक बिंदु आ गया आपका, बिंदु नंबर सी। बिंदु नंबर डी क्या था, 1,4 यानी x का मान 1 और y का मान 4 और ये दोनों कहां मिलते हैं, यहाँ पर मिलते हैं। तो ये दोनों बिंदु आपके यहाँ आ जाते हैं और मैं इसी पर एक रेखा खींचता हूं। देखो ये हो गया आपका सी, ये हो गया आपका डी, और मैं यहाँ पर क्या करूं, एक और रेखा खींच देता हूं और रेखा कर देता हूं इस बार लाल, और मैंने यहां से एक रेखा खींच। ठीक है, तो थोड़ा और लंबा कर देता हूं मैं, है ना। सेलेक्ट करके इसको थोड़ा मोटा भी कर देते हैं। ठीक है, ये मोटा कर देंगे इसको और इसको थोड़ा सा लंबा भी कर देंगे। ये हो गई आपकी रेखा। अब बात करें तो ये बिंदु कौन सा था, ये वाला बिंदु था सी, और सी के निर्देशांक 4,1। ये वाला बिंदु था आपका कौन सा, डी, और इसका हो गया 1,4। अब देखो इससे आपको क्या नजर आ रहा है, इससे मुझे ये नजर आ रहा है साहब कि इसके अनंत हल विद्यमान है। कैसे कि ये पूरी की पूरी रेखा इस पहले वाली रेखा के ऊपर ही तो विद्यमान है। और हल कैसे ज्ञात करते हैं, ये जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं या स्पर्श करती हैं वे बिंदु सारे के सारे क्या होते हैं, समीकरणों के हल होते हैं। तो ये तो इसी के ऊपर विद्यमान है, इसका मतलब ये अनंत बिंदुओं को क्या करेगी, स्पर्श करेगी, इसलिए इसके अनंत हल विद्यमान है और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। आई बात समझ में, आई थिंक आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 4 का दूसरा। सेम एज इट इज वही करना है आपको। पहले तो पता करो, क्या पता करो कि पहले तो आप पता करो कि भाई ये जो समीकरण युग्म है वो संगत प्रकार का है या असंगत प्रकार का है। यदि असंगत है तो फिर तो हल निकलेंगे ही नहीं, है ना, बात यही खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर संगत प्रकार का है तो फिर आपको ग्राफीय विधि से हल निकालने पड़ेंगे। तो पहले मैं व्यापक समीकरण से, किससे, व्यापक
समीकरण से समीकरण से तुलना करने पर तुलना करने पर बताओ व्यापक समीकरण क्या है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 समीकरण एक मानेंगे। फिर एक हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इसके अनुसार हम दी गई समीकरणों को बदल लेते हैं क्योंकि इनमें बराबर के उधर क्या आता है, शून्य आता है। तो पहली समीकरण हो जाएगी हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू, सॉरी 8 इधर आएगा तो माइनस के 8 बराबर क्या हो जाएगा 0 समीकरण नंबर 1 हो जाएगी हमारी। एक हो जाएगी 3x माइनस 3y या 16 इधर आएगा तो माइनस के 16 बराबर 0 समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। अब इन दोनों की क्या करें हम, तुलना कर दे सब और a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान प्राप्त करें। तो बताओ a1 a2 b1 b2 c1 और एक क्या हो गया c2। बताओ a1 का मान बताओ, a1 का मान हो गया 1, a2 का मान बताओ कितना हो गया 3। आप समझ रहे होंगे ये दूसरी समीकरण का जो x गुणांक है वो क्या है a2 है, जो पहली समीकरण का x का गुणांक है वो क्या है a है और वो क्या है a1 है। इसी तरह b1 क्या हो गया दूसरी समीकरण का y का गुणांक, सॉरी पहली समीकरण का y का गुणांक। तो बताओ पहली समीकरण में y का गुणांक कितना है माइनस का 1 है। b2 क्या है b2 दूसरी समीकरण में y का गुणांक, ये दूसरी समीकरण और y का गुणांक कितना है माइनस के 3। c1 क्या है पहली समीकरण में अचर पद। बताओ पहली समीकरण में अचर पद कितना है माइनस के 8 है सर। c2 क्या है दूसरी समीकरण में अचर पद है और यहाँ पर दूसरी समीकरण में अचर पद कितना है माइनस के 16 है। क्या है माइनस के 16 है। मान निकाले हम किसके a1 अपॉन a2 के मान निकालेंगे। बताओ a1 अपॉन a2 कितना हो गया 1/3। b1 अपॉन b2 के मान निकालें तो कितना हो रहा है बताओ -1/-3 बराबर कितना हो गया 1/3। c1 अपॉन c2 का मान निकालें तो कितना हो रहा है -8/-16। ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये 8 से एक बार और 8 से दो बार। अब यहाँ देखो इन दोनों के मान तो क्या है एक समान है लेकिन ये अलग है। तो अब इस स्थिति में हम क्या कहेंगे भाई, क्या कहेंगे कि यहाँ क्या हो रहा है कि a1 अपॉन a2 इज बराबर हैं ये दोनों किसके b1 अपॉन b2 के, लेकिन ये किसके बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। तो इस स्थिति में क्या कहेंगे हम कहेंगे कि कोई हल विद्यमान नहीं है, कोई हल विद्यमान विद्यमान नहीं है। आगे बात समझ में, जब कोई हल विद्यमान नहीं है इसका मतलब रेखाएं कभी भी एक दूसरे को ना तो मिलती हैं ना ही स्पर्श करती हैं, यानी रेखाएं एक दूसरे के बीच में हमेशा बराबर का गैप रखती हैं, यानी रेखाएं कैसी हैं समांतर हैं। रेखाएं कैसी हैं भाई समांतर हैं, समांतर हैं। आगे बात समझ में, जब कोई हल निकलता ही नहीं है तो उस रैखिक समीकरण निकाय को हम क्या बोलेंगे असंगत। क्या बोलेंगे कि जो निकाय है निकाय असंगत है, असंगत है। अब निकाय असंगत है तो आपका आंसर यही समाप्त हो जाता है। अगर संगत होता तो हम उसका हल ज्ञात करते। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे और आपका नेक्स्ट जो प्रश्न है वो इसका तीसरा सवाल है। क्या है तीसरा सवाल है। तो अब इसमें हम व्यापक जो पद है उससे सीधा क्या करेंगे तुलना कर लेंगे। और क्योंकि आप सीख गए होंगे, मैंने 2 बार बता दिया आपको कि व्यापक पद क्या होता है, उससे कैसे तुलना करते हैं। इससे पहले की कक्षाओं में भी हम बात कर चुके हैं। इस बार हम सीधा a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का मान लिखेंगे, लेकिन आपको परीक्षा में बिल्कुल उसी तरह लिखना है जैसे हमने लास्ट प्रश्न में किया है। तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे बताओ, यहाँ व्यापक रूप से तुलना करने पर, तुलना करने पर क्या हो जाएगा बताओ a1 a2 b1 b2 c1 और c2 का मान हम यहाँ पर लिखेंगे। बताओ a1 का मान कितना हो गया 2 हो गया, a2 का मान कितना हो गया 4, b1 का मान कितना हो गया 1 और b1 का मान 1 हो गया, ठीक है। b2 का मान हो गया -2,
C1 का मान हो गया माइनस के 6 और C2 का मान हो गया माइनस के 4। क्या ज्ञात करें हम? A1 अपॉन A2 ज्ञात करेंगे तो बताओ A1 अपॉन A2 यानी 2/4, यानी ये 2 से 1 बार है, ये 2 से 2 बार। फिर क्या करेंगे? B1 अपॉन B2 का मान ज्ञात करेंगे तो बताओ B1 अपॉन B2 कितना है? बताओ, ये हो गया B1 और ये हो गया B2। यहाँ पर तो सर ये दोनों ही बराबर नहीं है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे C1 अपॉन C2 का मान भी ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। क्या कहेंगे हम? क्या कह देंगे कि यहाँ क्या हो रहा है? A1 अपॉन A2 ये दोनों बराबर नहीं है किसके? B1 अपॉन B2 के। इस स्थिति में हम क्या कहेंगे? ये कई बार मैं बता चुका हूं आपको कि इस स्थिति में रेखाएं वास्तव में मिलती हैं, इसके अद्वितीय हल विद्यमान होते हैं। क्या है? हल अद्वितीय विद्यमान है। इसका मतलब रेखाएं कैसी हैं भाई? प्रतिच्छेदी हैं। रेखाएं कैसी? प्रतिच्छेदी हैं। वास्तव में हल निकल रहे हैं तो रैखिक युग्म कैसा हो गया? संगत हो गया। यानी निकाय कैसा है भाई? निकाय संगत है। अब संगत है इसका मतलब आपको हल निकालना पड़ेगा, और हल किससे निकालना पड़ेगा बताओ? ग्राफीय विधि से। ग्राफीय विधि से हल हम यहाँ पर निकालेंगे, और इसके लिए हम क्या लेंगे? सबसे पहले समीकरण 1 लेंगे, और समीकरण 1 के बाद उससे 2 बिंदु निकालेंगे, और फिर समीकरण 2 से भी 2 बिंदु निकालेंगे। दोनों चारों जो बिंदु में प्राप्त होंगे हम ग्राफ पेपर पर उनको अंकित करेंगे और 2 रेखाएं प्राप्त करेंगे, और उनका जो कटान बिंदु है उसको ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। वही हमारा क्या है? आंसर है। तो चलो बात करें हम, जो पहली समीकरण है आपके 2x प्लस वाई माइनस 6, क्या है? 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। चलो इसके लिए हम क्या करें? सबसे पहले टेबल बना लें, 2 बिंदु प्राप्त करेंगे। ठीक है, बिल्कुल कई प्रश्नों में हम ऐसा कर चुके हैं। तो बताओ जो पहली बात है क्या है? कैसे निकालें इसको? अगर सर अगर सर अगर सर मैं इसको क्या कर दूं? y को 0 कर दूं, या y को 6 कर दूं, या फिर x को 0। चलो सबसे पहले इसी से बात कर लेते हैं। x का मान अगर मैं 0 कर देता हूं, क्या कर देता हूं? 0 कर देता हूं, तो ये पद समाप्त, और y का सीधा सीधा मान कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। बिल्कुल इजी है। अगर इसके बाद में बात करूं अगर इसके बाद में बात करूं अगर x को 0 कर सॉरी y को 0 कर दूं, क्या कर दूं? y को 0 कर दूं, तो ये मान क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है, मैंने y को क्या कर दिया? 0 कर दिया। ये वाला मान समाप्त हो गया। ये प्लस के 6 हो जाएंगे, और 2 का भाग लगेगा तो x का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और इस तरह हमें समीकरण 1 से प्राप्त, यानी इक्वेशन 1 से प्राप्त जो बिंदु हैं वो क्या है? ए क्या हो गया? 0,6, और बी का मान कितना हो गया? 3,0। ये मैं पहले बता चुका हूं कि हमेशा जब भी बिंदु निर्देशांक लिखते हैं उसमें सबसे पहले x का मान लिखते हैं, फिर किसका मान लिखते हैं? y का मान लिखते हैं। अब जो बात करेंगे हम किसके लिए बात करेंगे? समीकरण 2 के लिए। किसके लिए बात करेंगे? समीकरण 2 के लिए। और समीकरण 2 क्या है आपके पास बताओ? 4x माइनस 2y माइनस 4। 4x माइनस 2y माइनस 4। तो चलो ये हो गई आपके इक्वेशन 2 से, और इक्वेशन 2 क्या है? 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसके लिए क्या करेंगे हम बताओ? इसके लिए भी हम 2 बिंदु निकालने वाले हैं। तो बताओ सबसे पहले सोचो आप दिमाग में क्या कर सकते हैं? या तो y को 0 कर दें या x को 0 कर दें। तो देखो सबसे पहले मैं x को ही सल्टा देता हूं। x का मान 0 करेंगे तो क्या बचा आपके पास? बताओ माइनस के 2y माइनस के 4। ये 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ? पहले तो सारणी बना लेते हैं, है ना? सारणी में ही तो मान लिखेंगे अपन। ये हो गए x के मान, ये हो गए y के मान, और ये हो गए आपके 2 बिंदु। तो जब मैं x को 0 कर देता हूं तो मैंने इसको 0 मान लिया। x को 0 करता हूं तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, और माइनस के 2 का भाग लगेगा तो इसका मान कितना आ जाएगा बताओ?
माइनस के 2 आ जाएगा। y का मान कितना आ जाएगा? माइनस के 2 आ जाएगा। क्या किया मैंने? x को 0 कर दिया। क्या कर दिया? x को 0 कर दिया। अगर मैं इस बार x का कुछ और मान मानूं या y को 0 करूं, क्या कर दूं? y को अगर मैं 0 कर देता हूं तो x का मान क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। लेकिन ग्राफ के अंदर ये बहुत नजदीक दिखेंगे, आप रेखा बना नहीं पाएंगे। तो इस स्थिति में मैं x का थोड़ा बड़ा मान रखूं, अगर मैं x का देखो 5 रख देता हूं, कितना रख देता हूं? 5 रख देता हूं, तो ये हो जाएगा 5 चौके 20। कितना हो जाएगा ये? 20 हो जाएगा। उसमें से 4 घटेंगे तो कितने बचेंगे? 16। और 16 में 2 का भाग लग जाएगा। किसका भाग लग जाएगा? 2 का भाग लग जाएगा। और 2 का भाग लगेगा तो कितना आएगा बताओ? 16 में 2 का भाग लगेगा तो कितना आएगा? देखो मैं एक बार हल करके बता देता हूं आपको, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पहली स्थिति में हमने क्या किया? पहली स्थिति में देखो 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। पहली स्थिति में x का मान 0 किया तो ये हो गया 0। 2y माइनस के 4 इज इक्वल टू 0, यानी 2y बराबर कितना हो गया? माइनस के 4 हो गया। ठीक है, ये उधर जाएगा प्लस में, ये माइनस वापस से उधर चल जाएगा। और y का मान कितना आ गया बताओ? माइनस के 4 अपॉन 2, यानी y बराबर कितना आ गया? माइनस के 2 आ गया। ठीक है, अब चलो आगे बढ़े। इसको मिटा देता हूं, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब देखो इसको मिटा दूं मैं। अब दूसरा मान हम रखकर यहाँ पर देख लेते हैं। आप चाहें तो कॉपी के पीछे जो जगह होती है परीक्षा में, उसको यहाँ यूज कर सकते हैं। और जब मैं इसमें y बराबर 5 रखूं, क्या रखूं? y बराबर 5 रखूंगा तो देखो ये हो जाएगा y बराबर 5 रख देता हूं मैं। कितना रख देता हूं? 5। या y सॉरी x की जगह रख देता हूं, इसको भी छोड़ो। ये 4 इंटू एक्स का मान हो गया 5। ठीक है, क्लियर है। फिर क्या हो गया? माइनस के 2y हो गया, माइनस के 4 हो गया इज इक्वल टू 0। ये हो गया 5 चौके 20 हो गया। कितना हो गया? 20 माइनस 2y माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। अब बताओ ये 4 इसमें कटेंगे तो कितने हो गए? 16 माइनस 2y। कितने हो गए? 16 माइनस 2y हो गए इज इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। अब देखो इसको मैं उधर ले जाता हूं तो y का मान कितना आ गया आपके पास? 8 आ गया। कितना आ गया भाई? 8 आ गया। कब आया ये? x बराबर 5 रखने पर। x बराबर 5 रखने पर y का मान कितना आ गया भाई? 8 आ गया। और यहाँ पर क्या मिल जाएंगे आपको? दो बिंदु मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? दो बिंदु मिल जाएंगे। कौन कौन से बिंदु मिले आपको? 0 कोमा माइनस 2 और 5 कोमा 8 मिल गया। तो हम क्या लिखेंगे? समीकरण 2 से प्राप्त। समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु। समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु क्या हो गया? एक तो 0 कोमा माइनस 2 हो गया और एक कितना हो गया? 5 कोमा 8 हो गया। अब इनको क्या करेंगे हम? समीकरण 1 व 2 से प्राप्त बिंदु ग्राफ पेपर पर निरूपित करेंगे। क्या लिखेंगे? इक्वेशन 1 व 2 से प्राप्त बिंदुओं को ग्राफ पर निरूपित निरूपित करने पर। देखो पहले हम समीकरण 1 की बात करें। क्या क्या बिंदु है? 0 कोमा 6 और 3 कोमा 0। ये हो गया आपका 0 कोमा 6। ये हो गया 0 कोमा 6, यानी x का मान कितना है? 0। ये रहा। और 6 कहां पर है? ये रहा। है ना? पेन का कलर बदल लेते हैं, दिखेगा नहीं आपको। ये हो गया 0 कोमा 6 हो गया। फिर एक कौन है? एक है आपके पास 3 कोमा 0। x का मान 3 और y का मान 0। ये रहा। ठीक है, इस पर क्या करेंगे? हम एक रेखा खींच देंगे। और रेखा हो गई आपकी येलो कलर की। और यहां से मैं एक रेखा खींच देता हूं। ठीक है, ये हो गई आपकी रेखा। इसको थोड़ी मोटी कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये हो गई भाई, है ना? ये हो गई मोटी। ठीक है, अब नेक्स्ट बिंदुओं की बात करें तो जो नेक्स्ट बिंदु थे आपके वो कौन कौन से थे? 0 कोमा माइनस 2। तो इसको लगाते हैं, बताओ 0 कोमा माइनस 2 कहां पर है? 0 कोमा x का मान 0 y x पर कोमा माइनस 2। ये हो गया माइनस के 2। फिर नेक्स्ट क्या था बताओ? 5 कोमा 5 वाला माना था हमने। 5 कोमा 8। ये लो 5 कोमा 8, x का मान 5 और कोमा ये हो गया 8 8 8। ये हो गया 5 6 7 8। ये रहा।
आगे बात समझ में। अब यहाँ से क्या करने वाले हम, रेखा खींचने वाले हैं वापस से। तो हम यहाँ पर एक वापस से यहाँ पर एक रेखा खींचेंगे। देखो यहाँ से मैं रेखा खींच देता हूँ, कहाँ जा रही है, ये जा रही है इधर की ओर, दोनों बिंदुओं से गुजर रही है। इसको भी थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं और लंबा भी कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया और ये हो गई ये मोटी। ओके, अब यहाँ से आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा कि ये जो रेखा है ना, मैं बिंदुओं के नाम लिख देता हूँ। ये ए वाला बिंदु है, ये बी वाला है, ये सी वाला है और ये डी वाला है। चारों बिंदुओं से हमने दो रेखाएं निरूपित की और इन दोनों रेखाओं का जो मिलान बिंदु है ये वाला, यही क्या है, आपका उत्तर है। और इसको कैसे लिखते हैं भाई, इस बिंदु पे बैठ के हम देखेंगे एक्स अक्ष की ओर। कहां पर देखेंगे, एक्स अक्ष की ओर देखेंगे। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, 0 के बाद 1 और 1 के बाद 2, यानी इसका एक्स निर्देशांक कितना हो गया, 2 हो गया। इसका वाई निर्देशांक कैसे निकालेंगे, यहीं से हम देखेंगे वाई की ओर। कहां देखेंगे, वाई की ओर। तो कितने पर जा रहा है भाई, 0 के बाद 1 और 1 के बाद 2, यानी इसका वाई निर्देशांक भी क्या हो गया, 2 हो गया साहब। कितना हो गया, 2 हो गया। और ये जहां पर कटान बिंदु आया वो है आपका 2,2, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, कि दोनों रेखाओं का जो आंसर है, जो अद्वितीय हल है, वो कैसा है, 2.2 x, सॉरी 2,2, x का मान भी 2 है और y का मान भी कितना है, 2 है। यही आपका आंसर है। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है इसका, और सवाल नंबर 4 का जो अंतिम प्रश्न है, चौथा वाला, इसके लिए हम वापस से क्या करेंगे, व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। क्या लिखेंगे, व्यापक, कलर चेंज करते हैं यहाँ पर व्हाइट, क्या लिखेंगे, व्यापक समीकरण युग्म से तुलना। तुलना करने पर क्या लिखेंगे हम, A1, A2, B1, B2, C1 और C2 हो जाएगा। फिर देखो A1 का मान कितना है, 2 हो गया। A2 का मान कितना है बताओ, 4 हो गया। B1 का मान -2 और B2 का मान -4, C1 का मान हो गया -2 और C2 का मान हो गया -5। क्या निकाले, A1 अपॉन A2। A1 अपॉन A2 बराबर हो गया आपका 2/4 बराबर 1/2। फिर हो गया B1 अपॉन B2, ये हो गया आपका -2 बटे -4, यानी ये भी हो गया 1/2। C1 अपॉन C2 बराबर हो गया आपके -2 बटे -5 बराबर 2/5 हो गया। देखो A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 तो है आपके पास, लेकिन ये किसके बराबर नहीं है, C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है कि A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 है, लेकिन क्या नहीं है, C1 अपॉन C2 नहीं है। इस स्थिति में क्या होता है कि इस स्थिति में क्या होता है कि कोई हल विद्यमान नहीं, कोई हल विद्यमान नहीं है, कोई हल विद्यमान नहीं है। अगर कोई हल विद्यमान नहीं है, यानी रेखाएं क्रॉस नहीं करती है, परस्पर संपर्क नहीं करती है, यानी हमेशा एक दूसरे से बराबर दूरी बनाए रखती है, यानी रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं। रेखाएं समांतर हैं, समांतर हैं। अब देखो रेखाएं समांतर है, कोई हल विद्यमान नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो निकाय है वो कैसा है, असंगत है। निकाय, निकाय असंगत है। और आपका प्रश्न यही समाप्त हो गया और यही क्या है, आपका आंसर है। विद्यार्थियों, उम्मीद है आप सबको ये कक्षा अच्छे से समझ आई होगी। हमने बहुत बारीकी से एक एक चीजों के बारे में गहनता से आपको बताया है। आप कक्षा अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ भी इसे साझा करें, ताकि वे भी हमसे जुड़े और अपनी जो तैयारी है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए उसे अच्छे से तैयार कर सके। थैंक यू। हम मिलेंगे नेक्स्ट कक्षा में जल्द ही।